जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज के इस वीडियो में 20 नवंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। देखिए, पहली बार यहाँ पर जो लोग विजिट किए हैं इस सीरीज से, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। आप यहाँ से करेंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से, जो हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में आपको बतला चुके, पंकज त्रिपाठी। पिछला जो क्लास हुआ था वहाँ पर हमने टेस्ट लिया था आपका, 25 प्रश्न टेस्ट में थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला जो क्लास था 19 नवंबर वाला, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। अच्छा, वहाँ पर हमने आपको बोला था कि आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, तो अच्छा खासा मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा है। इसी प्रकार से एकदम बरकरार रहिए, चीज़ें बेहतर तरीके से प्रिपेयर होगी। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे चले, उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट आप सबों को दे दूं, जो खास करके 71वीं बीपीएससी 4.0 आदि एग्जाम की प्रिपरेशन में लगने वाले हैं और लगने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में करेंट अफेयर्स का ये कोर्स आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से अभी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको देने वाले हैं वो आपको इतनी कम कीमत पर या फिर इससे अधिक कीमत पर भी बोल लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये हमारा आपसे दावा है। हजारों लोग इसमें बने हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले बीपीएससी 4.0 एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ साथ 71वीं बीपीएससी जो आयोजित होगा 2025 में, उसमें भी ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 4.0 के बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन में लगे सभी अभ्यर्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जाम अब आपके अंतिम समय में है और ऐसे में ये समय है टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को परखने का। और ऐसे में आप ये ध्यान रखेंगे, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था, आप इसे महज 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है, ये सीमित समय के लिए ऑफर आपके बीच है। जब आप इसे परचेज करेंगे तो BM 400 कूपन अप्लाई करेंगे। परचेज कैसे करना है? एप्लीकेशन पे होम स्क्रीन पर आपको ये टेस्ट सीरीज करके आइकन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे, 70वीं बीपीएससी वहाँ पर टेस्ट सीरीज शो होगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। वहीं पर परचेज करते समय इस कूपन को अप्लाई कीजिएगा। केवल 100 रुपये में तमाम बेनिफिट यहाँ पर टेस्ट सीरीज से संबंधित आप ले सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ हाल ही में 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि राजगीर नालंदा में। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा करें। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बिहार के नालंदा जिले में 16 से 18 नवंबर 2024 तक ये 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नालंदा जिले में कहाँ, तो राजगीर में। कब से कब तक? तो 16 से 18 नवंबर 2024 तक ये 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया। कई सारे प्रश्न यहाँ से और भी बनेंगे, आपको ये ध्यान रखिएगा। यह इसका पहला संस्करण है जो कि ज्ञान की भूमि नालंदा में आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस आयोजन की अगर हम थीम की बात करें तो वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यह आयोजन विषय की बात करें तो यह विकसित भारत एट 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, यानी इस थीम अर्थात इस विषय पर आधारित थी और इस आयोजन में 13 राज्यों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये चीज़ें खास करके ये नालंदा ज्ञान कुंभ से संबंधित है। जो फिलहाल जो जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर ये चीज़ें जो पूछे जाने की संभावना वो आपके समक्ष हमने रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगे तो वो आगे हम जरूर देखेंगे, वो चीज़ आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर राजगीर नालंदा की बात हो रही है तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को हालांकि मालूम होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, राजगीर नालंदा में ही 11 से 20 नवंबर 2024 तक एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है, जिसका शुभंकर है गुड़िया, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित है। आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष
20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजकीय पक्षी है गौरैया, और ये जो शुभंकर है गुड़िया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गौरैया से ही प्रेरित है, जैसा कि आप यहाँ पर इसके चेहरे को देखकर आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना 19 नवंबर को यानी कि कल जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, पहला सेमीफाइनल खेला गया था चाइना और मलेशिया के बीच, जिसमें कि चाइना को जीत मिली, और दूसरा सेमीफाइनल भारत और जापान के बीच खेला गया, जिसमें भारत विजय रही। जो फाइनल मुकाबला है 20 नवंबर को भारत और चाइना के मध्य होना है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखेगा। और जो लोग, पुनः से मैं दोहरा दूं, जो लोग 71वीं बीपीएससी और बीपीएससी 4.0 और इसके अतिरिक्त स्टेट हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सीडीपीओ आदि जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, अलग से अपनी प्रिपरेशन को फ्रेश तरीके से आज से स्टार्ट कीजिए। चीज़ें हम बेहतर तरीके से आपको देने जा रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से हम ये साल भर आपके साथ रहेंगे जब तक एग्जाम आयोजित नहीं हो जाती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बरकरार रखने के लिए दो विकल्प आपके पास है। एक तो सभी पॉइंट जो यहाँ पर हम आपको बतलाते हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अन्यथा एप्लीकेशन से जाके डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर आप वहाँ से ही बना बनाया नोट्स हूबहू जैसा आपको दिख रहा है प्रिंटेबल फॉर्म में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा दोनों आपके पास है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हर चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि एमएसएमई जो मंत्री हैं वो कौन है, ये यहाँ पर प्रश्न है। ये एमएसएमई मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। ये जो मंत्री हैं ये आपको ध्यान रखना बिहार के रहने वाले हैं। नाम क्या है, तो जीतन राम मांझी, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ जरूरी बातें पुनः से हम यहाँ पर देखेंगे, हालांकि आपको बतलाई जा चुकी है पहले ही। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न के आंसर की, तो 16 नवंबर 2024 को रिसेंटली केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, इनके द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में, जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम है, यहाँ पर हॉल नंबर 6 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुछ बातें यहाँ पर मैं इनसे संबंधित और आपको बतला दूं। जीतन राम मांझी, अगर हम बात करें बिहार में दलित मुख्यमंत्री की, तो बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने थे। पहले कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, ये भारत मंडपम वही है जहां पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, 18वां संस्करण, भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर 2023 को, पिछले साल। आगे चलते हैं, आगे कुछ जानकारी आपको दे दूं। दरअसल आपको हमने बतलाया था कि मोदी कैबिनेट की बात करें, दरअसल अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नया मंत्रिमंडल में बिहार से 8 संसद को मंत्री बनाया गया है। इन 8 संसद में अगर हम देखें तो 4 हैं राज्य मंत्री और 4 हैं कैबिनेट मंत्री। यहाँ पर ऊपर में जो 4 लिखा गया 1 से लेकर 4 तक, ये राज्य मंत्री हैं, जबकि वहीं पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, इन चारों को कैबिनेट मंत्री का पदभार दिया गया है, और वो सभी विभागों को लेकर जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, 2024 में जो नई सरकार का गठन हुआ, इसमें 8 मंत्री बनाया गया, लेकिन इससे पहले 2014 में 7 था और 2019 में 6 मंत्री बनाए गए थे। ये चीज़ें यहाँ से समझने योग्य है। अच्छा, यहाँ पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक जानकारी मैं और भी आपको दे दूँ। दरअसल यहाँ से प्रश्न ऑलरेडी एग्जाम में बने हैं, जैसे कि यहाँ पर खादी की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना है पिछली बार, जब मनोज तिवारी ये बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे। हालांकि इस समय इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मैथिली ठाकुर है, मधुबनी की। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न से इतनी जानकारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा यहाँ पर वही मोदी कैबिनेट को लेकर के जो बिहार से 8 संसद को मंत्री बनाया गया, वही चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि हालिया जारी डेलाइट गूगल थिंक स्पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत के खेल बाजार का अनुमानित मूल्य 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये है यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2030 तक।
अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें जो रिपोर्ट में निकलकर सामने आती है। देखिए, हालिया जारी डेलाइट गूगल थिंक स्पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का खेल बाजार वर्तमान 52 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में ये क्लियर कहा गया है 52 मिलियन से बढ़कर ये 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 14% वृद्धि दर से बढ़ेगा, जो कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इसका जीडीपी का दोगुना वृद्धि दर से ये बढ़ेगा, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कई और भी जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकती है, उनको देखते हैं एक एक करके। देखिए, ये जो अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है, जो इसमें वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है यहाँ पर देखिए, इसका श्रेय बढ़ते खेल उत्साह, जो खास करके लोगों में खेल उत्साह का जो खास करके इजाफा हो रहा है वो एक रीजन हो सकता है या फिर है। इसके अतिरिक्त डिजिटल परिवर्तन और सरकारी निवेश, खास करके विभिन्न सरकार भी खेल के प्रति अब सजग हो रही है और इसमें निवेश भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एक प्रकार से मतलब मिला जुला संयुक्त रूप से एक संयुक्त कारण है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है। अब आगे इस रिपोर्ट के बारे में लिखा गया कि भारत में खेल प्रशंसकों की संख्या की बात करें तो अब 655 मिलियन हो गई है इस रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें जनरेशन की संख्या 43% है। अब यहाँ पर जनरेशन डी क्या है वो चीज़ें हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, सबसे पहले उसे देख लीजिए। इस वाले पॉइंट को देखेंगे, आई होप आपको दिख रहा होगा, जन को जो डिनोट किया जाता है वैसे शख्स जो 1997 से 2012 के मध्य जन्मे हैं। तो ऐसे में इसकी संख्या खेल प्रशंसकों में देखें तो 43% है और रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खेल प्रशंसकों में देखें तो 36% महिलाएं हैं और इनमें से अगर देखें तो 59% ग्रामीण प्रशंसक हैं, मतलब जो प्रशंसक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल बना हुआ है। हालांकि इसके अतिरिक्त कबड्डी, फुटबॉल सहित अन्य खेलों में बढ़ती रुचि पर भी इस रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया, जिसके तहत आपको ध्यान रखना है कि क्रमशः 120 मिलियन और 85 मिलियन प्रशंसक है। कबड्डी और फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार 73% उपभोक्ता अपनी पसंदीदा टीमों या फिर खिलाड़ियों का सामान खरीदने के लिए उत्सुक हैं या फिर उत्सुक होते हैं। तो इस रिपोर्ट से संबंधित जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगा है एग्जाम को देखते हुए, सिर्फ वही चीज़ों का संग्रह यहाँ पर आपके बीच हमने किया है। ये सभी को एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मधुमेह से पीड़ित वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है। जो डायबिटीज रोगी है या फिर जो मधुमेह रोगी है उसको लेकर कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत आबादी भारत में इस समय है, नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर जो द लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 25% से अधिक आबादी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 828 मिलियन तकरीबन 82.8 करोड़ से अधिक वयस्कों को मधुमेह है। ये लेसेंट पत्रिका में जो खास करके अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वहां पर कही गई है, और इनमें से भारत में 21.2 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जो कि वैश्विक मधुमेह आबादी का 1/4 यानी कि 25% से अधिक हिस्सा है, और यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2022 के बीच वयस्कों में मधुमेह की दर लगभग 7% से दोगुनी होकर लगभग 14% हो गई है, और जिसमें सबसे अधिक वृद्धि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भी है। खास करके वैसे देश जहाँ की जो आय है वो निम्न या फिर मध्यम है, वहाँ पर इजाफा अधिक देखने को मिला है। इस रिपोर्ट में इसका भी खुलासा हुआ है। आगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मधुमेह की यानी कि डायबिटीज की। तो यह एक प्रकार का दीर्घकालिक बीमारी है। इसको लेकर कुछ बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1-2 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बने हैं। मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जो तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इंसुलिन की कमी जब शरीर में होती है तो इसी की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा और यही वाला जो पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश की प्रमुख धातु कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाल ही में लगातार 5वीं बार विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी बनी है। यहाँ पर उस पेरेंट कंपनी या फिर उस समूह का नाम पूछा गया है जिसका ये मतलब कि ब्रांड है हिंडाल्को या फिर जिसकी एक कंपनी है हिंडाल्को। तो ये किस समूह से संबंधित है? और राइट आंसर है आदित्य बिरला समूह। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दूं कि S&P ग्लोबल यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के 2024 संस्करण में हिंडाल्को शीर्ष स्थान हासिल करने वाली एल्युमिनियम कंपनी बनी है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए। और हमने क्या पूछा था, मतलब इसका किस कंपनी से ये संबंधित है? तो आदित्य बिरला समूह से ये संबंधित है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, किस समूह से? तो आदित्य बिरला समूह से। अब कुछ जानकारी यहाँ से संबंधित है जो इम्पोर्टेंट है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब आदित्य बिरला समूह की जो प्रमुख धातु कंपनी हिंडाल्को है इसे विश्व में सर्वाधिक टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये लगातार 5वां वर्ष है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है, लेकिन एल्युमिनियम की जो चर्चा हो रही है कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आई होप इनमें बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे, एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है कि सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या होती है 13। यहाँ पर जो बात हो रही है धात्विक तत्व की बात, यानी कि यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि सबसे अधिक अगर इसमें देखें तो सबसे अधिक जो पाया जाता है पृथ्वी पर वो सिलिकॉन है, फिर आता है एल्युमिनियम। लेकिन सिर्फ अगर हम तत्व की बात करें तो सबसे अधिक आप यहाँ पर बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारे पॉइंट है कि एल्युमिनियम को गरीबों का धातु कहा जाता है जिसका उपयोग हवाई जहाज के पुर्जे के निर्माण तथा अन्य प्रकार मतलब अन्य कई प्रकार की वस्तुओं में इसका निर्माण मतलब खास करके वस्तु बनाने में इसका खास करके उपयोग किया जाता है। खास करके अभी तो एक स्लाइडर वाला जो खिड़की वगैरह विंडो वगैरह आया है वहाँ पर भी ढेरले से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कई बार होता क्या है, अच्छा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी पर्पज से चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी ही। लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, एल्युमिनियम का एक प्रमुख एस्क है क्या? तो यह है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कॉमन सी जानकारी है, ये ध्यान रखिएगा। यह मूल रूप से या फिर यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। अच्छा, एल्युमिनियम को लेकर एक बात यह भी है कि वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे के इतिहास में, ये पॉइंट हमारा बतलाया हुआ है, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना किया था। ये चीज़ें बतलाई गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि एल्युमिनियम का जो प्रमुख एस्क ये है बॉक्साइट, हालांकि इसके अतिरिक्त कई सारे प्रश्न और भी आपको ध्यान रखना है इस तरह के, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट, बॉक्साइट, सिनेबार, केलेमाइन, कैसीटेराइट और गेलेना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई आपको ऐसा दिख रहा होगा जैसे कि गेलेना जो शीशे का एस्क है ये भी पूछा गया है, हेमेटाइट तो कई बार पूछा गया है, बॉक्साइट भी पूछा गया है, सिनेबार भी पूछा गया है। ये सभी आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, एक नज़र इसको देख लीजिए, बहुत आसान है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दारा सिंह खुराना। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बतला दूं कि भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना, जिन्हें अभी यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियंस के रूप में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके किए गए कार्यों के लिए उन्हें महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार का नाम क्या है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024। ठीक है, ये ध्यान रखें, इनका नाम क्या है? तो दारा सिंह खुराना। और किस लिए इन्हें सम्मानित किया गया, किस कार्य के लिए, वो यहाँ पर इस पॉइंट में हमने दर्शा दिया है। अब एक बात यहाँ पर यह है कि दारा सिंह खुराना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वे यूनिसेफ इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में भी काम करते हैं। ये इनके बारे में एक पॉइंट यहाँ पर हमने रखा है। अच्छा, यहाँ पर महात्मा गांधी पुरस्कार की बात हो रही है। दरअसल ऐसी ही जानकारी अक्टूबर महीने में यानी पिछले महीने में हमने आपको दिया था। 3 अक्टूबर 2024 को गांधी स्मृति और दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद
जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के रहने वाले हैं। इनको लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? तो ज्वाला प्रसाद, जो कि बेतिया पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। एक बात और यहाँ पर है कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था, जबकि वहीं पर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनको लेकर आप ये ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, महात्मा गांधी को लेकर कुछ और भी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, एक एक करके सभी को देखिएगा। एक तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये कहाँ पर आयोजित होगा? हमने ऑलरेडी आपको बतला दिया है कि 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित ये किया जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में, यानी कि इस दिन की स्मृति में मनाया जाता है। हालांकि इसे मनाने की शुरुआत 2003 में हुई है, और एक बात यहाँ पर यह भी है कि 2015 से यह हर 2 साल पर, यानी कि यह द्विवार्षिक आयोजन है, प्रत्येक 2 साल पर आयोजित होता है। ये ध्यान रखिए, ये रही बात यहाँ पर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित। लेकिन 2023 में जो 17वां इसका संस्करण था, ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और इसका यहाँ पर थीम भी लिखा गया है, आप लोग थीम आदि इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई एक पॉइंट ये भी है, गांधी मंडेला पुरस्कार। देखिए, गांधी मंडेला पुरस्कार को लेकर ध्यान रखेंगे, रिसेंटली दिया गया है। देखिए, नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर 18 जुलाई 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू-तुम, जो कि ग्वाटेमाला के हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वालों को सम्मानित करने के लिए 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला संस्करण जो 2019 में दिया गया, ये 14वें दलाई लामा को दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस पुरस्कार से जुड़ी हुई इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। और प्रिपरेशन अगर बरकरार रखना चाहते हैं तो सभी चीज़ों को वाकई में इस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट 7वां प्रश्न पे आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2020 के तहत एक पायलट परियोजना डैश का शुभारंभ किया है। इस परियोजना या फिर इस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए, इसका राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, ऑपरेशन द्रोणागिरी। आइए इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं। दरअसल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना ऑपरेशन द्रोणागिरी का शुभारंभ किया है। दरअसल ये है क्या और कैसे ये संचालित होगा? देखिए, इसका सबसे पहले शुभारंभ की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर, इनके द्वारा इस खास करके जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली में, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पर अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ये नागरिकों के जीवन की जो गुणवत्ता, इसमें सुधार लाने और साथ ही साथ व्यापार को आसान बनाने में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों और साथ साथ नवाचारों यानी कि इनोवेशंस के जो संभावित अनुप्रयोग हैं इसको प्रदर्शित करेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। कहीं ना कहीं ये नागरिकों के जीवन से संबंधित और व्यापार से संबंधित है, जिसे कि बेहतर बनाने की दिशा में ये शुभारंभ किया गया है। और पहले चरण में ऑपरेशन द्रोणागिरी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, एक ऑपरेशन की जानकारी मैं यहाँ पर दे दूं, ऑपरेशन संकल्प, जो बहुत खबरों का विषय रहा है, आपको पहले भी हमने बतलाया है। देखिए, 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज जिसका नाम था अल कंबर और इसके साथ 23 पाकिस्तानी नागरिकों के दल को बचाया था, जो कि समुद्री डाकुओं ने उनका अपहरण किया था। आप यहाँ पर ये अल कंबर जो जहाज है उसे देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीर में आई हो आपको दिख रहा होगा। ये 23 पाकिस्तानी नागरिकों का जो चालक दल था उसको डाकुओं से बचाया था।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, अभी ऑपरेशन की बात जो हो रही है, बहुत सारे ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा भी चलाए गए हैं, खास करके इम्पोर्टेंट जो हैं, विभिन्न समय में ये चलाए गए ऑपरेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रिसेंटली सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ये चक्रवाती तूफान यागी से जो प्रभावित देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम थे, यहाँ पर मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। और इसी वर्ष मार्च महीने में 2024 में ही इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया, कैरेबियाई देश हैती में हिंसा की चपेट में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन करुणा, कावेरी, गंगा, देव शक्ति, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत, ये सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और ये सभी भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। और यूँ कहें कि ये सभी मोदी सरकार द्वारा चलाए गए, क्योंकि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और तब से इस प्रकार के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब चलाए गए हैं और उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट की सूची आपके बीच है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो विकल्प आपको दिख रहा है, विकल्प नंबर ए और बी, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, ये दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर है। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, इन दोनों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, इनकी अतिरिक्त बात करें तो हालांकि दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने रूसी खबीब नूर मगोमदेव और फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी पैट्रिस एवरा को भी खेल राजदूत नियुक्त किया। कुल मिलाकर 4 लोगों को ये खेल राजदूत नियुक्त किया गया है और ऐसे में ये सभी जो खेल राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, अब ये 4 पूर्व खिलाड़ी एक प्रमुख वैश्विक खेल स्थल के रूप में दुबई की जो स्थिति है इसको प्रचारित करने का काम करेंगे। ये इनका जिम्मा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन 4 लोगों को ये जिम्मेदारी एक खेल राजदूत के रूप में सौंपी गई है। देखिए, अभी यहाँ पर राजदूत की बात हो रही है, ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं। बिहार के संदर्भ में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी थोड़ी देर पहले भी वीडियो स्टार्टिंग में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और है। अगस्त 2024 में सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। इन दोनों को आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा, आपको ये बता दूं कि आनंद कुमार को 2023 में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना। हालांकि 3 लोगों को दिया गया था और बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बना था सुभद्रा देवी से संबंधित, जो कि पेपर मेसी कला से संबंधित हैं। ये चीजें ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू किया है। देखिए, हिंट तो यहीं पर है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। प्रश्न है कि 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को हाल ही में 16 नवंबर 2024 को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जिन्होंने के नंदिनी सिंगला का स्थान लिया है। देखिए, अभी बात करें हम अनुराग श्रीवास्तव की, तो 16 नवंबर 2024 को अभी हाल ही में ये मॉरिशस में नए राजदूत बने हैं भारत की तरफ से। अतः विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है या फिर ये टैग दिया गया है? किस राज्य के 24 तटीय गांवों को ये मान्यता दिया गया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि उड़ीसा के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि बाली यात्रा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है, जो कि प्रति वर्ष कटक उड़ीसा में डैश नदी के किनारे आयोजित होता है या फिर मनाया जाता है,
इस नदी का नाम क्या है? बाली यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है। ये प्रत्येक वर्ष यानी कि वार्षिक रूप से उड़ीसा में महानदी के किनारे आयोजित होता है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि माइक वाल्टज। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं। अच्छा, अभी जो हम राजदूत को लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, अभी राजदूत कहाँ पर नियुक्त हुए हैं? मॉरिशस में ही नियुक्त हुए हैं अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने नंदनी के सिंगला का स्थान लिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 15 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है? देखिए, राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि 17 नवंबर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 15 प्रश्न थे। अच्छा, जो जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है इस टेस्ट सीरीज के बारे में, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। आप ये कूपन कोड अप्लाई कीजिए महज 100 रुपये में। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप महज 100 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। अच्छा, जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो का अब यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।